हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखियों को देखेंगे, है ना। इसमें पहला जो प्रश्न है यह है, किसी भी मानचित्र में महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या महत्वपूर्ण होता है? दिशा होता है, पैमाना या संकेत, या सभी महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, हर एक मानचित्र में दिशा तो बताता ही है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा, पूर्व पश्चिम दिशा को बताया जाता है, मतलब दिशा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ पैमाना पैमाना किसी चीज़ की आकृति को बड़े से छोटा करते हैं तब होता है। फिर संकेत का भी उपयोग करते हैं, मतलब यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है इसके उत्तर रहेंगे। दूसरा है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो भाई 25 है, 30 है, 28 है, 29 है। पहले 29 हुआ करता था। जो कश्मीर राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इस वजह से राज्यों की संख्या घट के 28 हो गया है। क्लियर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिन राम है किस राज्य में स्थित है? तो मासिन राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में, नागालैंड में है, या शिलांग में है? उत्तर क्या लेना है? मेघालय, है ना। मेघालय में ही ये जो मासिन राम है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, मतलब 24 घंटे में वहाँ पे वर्षा एक आध ही घंटा बंद होते होगा, बाकी हमेशा साल में 12 साल में है सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है। इसीलिए मासिन राम को सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान भारत में वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित है। तो सबको पता है पहले 21 वर्ष हुआ करता था ना, ये हुआ करता था, लेकिन अब होता क्या है? 18 वर्ष। राजीव गांधी ने घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देखो, यहाँ पे अगर आपको उत्तर लेना है तो अक्षांश लेना है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं बिल्कुल भी जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। बाकी ये समुद्री की दूरी, वायुदाब, जल वायु एकता, ये सब के सब प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अगला देखो, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार खालिस्तान संविधान संशोधन में मिला। तो भाई ये जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है ना, 86वें संविधान संशोधन 2002, सब पढ़े सब बढ़े वाला नहीं, सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में चलाया था। ठीक है, तो आप लोग तो 2002 में जन्मे ही नहीं थे, 2002 के बाद वाले होंगे ना, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, तो अटल बिहारी उस समय वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े का एक नारा भी दिया था। तो ये 86वें संविधान संशोधन में हुआ था 2002 में। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम सन खालिस्तान में लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। ठीक है, सन पूछा 2005, अगर डेट पूछता तो 12 अक्टूबर भी लिखते। ठीक है, 12 अक्ट लिख देता हूँ, तो 12 अक्टूबर 2005 में ये जो अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। संविधान के अनुसार खालिस्तान के कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक है 14 वर्ष। अगर 14 वर्ष से कम के हैं तो उसे बाल श्रमिक माना जाता है। जनसंख्या से दृष्टि से भारत विश्व का अब तो वर्तमान में पहला राज्य बन चुका है, पहला राज्य नहीं, पहला देश बन चुका है। सन 2023 में भारत में जनसंख्या, जो सन 2023 है ना, उसी सन में ही भारत में विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक, इसलिए पहला देश बन चुका है। क्लियर ये टॉपिक। सन खालिस्तान फ्रांसीसी क्रांति हुई तो सन 1789। ठीक है, ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब यहाँ पे कुछ सही जोड़ी मिलाव दिया है, उनको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी सबको पता होगा, छत्तीसगढ़ में रहते हो तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत का पूर्वी सागर बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। नवीनतम पर्वत हिमालय को ही कहा जाता है, क्योंकि आज भी हिमालय जो है उसकी ऊंचाई अब भी उठते जा रहा है ना, तो इसलिए नवीनतम पर्वत हिमालय को ही कहा जाता है। इसके बाद देखो, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बनाने हैं। आपके राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो हमारे राज्य में मुख्य जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ी नहीं, गोंडी भी बोली जाती है गोंड लोगों के द्वारा, है ना। हल भी बोली जाती है जो बस्तर राज्य है। तो वैसे 2-3 भाषा का नाम बता देना है। फिर दास प्रथा से लोगों के किस तरह के अधिकार प्रभावित होते हैं?
अब दास प्रथा से अधिकार क्या है भाई? दास बन गया है कोई किसी का तो आजन्म दास रहता है, तो इसका तो मैं नहीं बता सकता। आपके बुक में कौन सा उत्तर दिया ये आप लोग देखोगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, तो ये बता सकता हूँ। देखो छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा जो छत्तीसगढ़ है कुछ ऐसे है ना आकृति में, ऐसे मान लो इस तरीके से। तो यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश जे है, झारखंड से भी मिल रहा है, तो जिसे जे से उड़ीसा ओ लिख देते हैं, है ना। नीचे में अरुणाचल प्रदेश है तो ए लिख देते हैं, तेलंगाना को टी लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे इतने दूर में है तो महाराष्ट्र एम लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर एक और राज्य है महाराष्ट्र के बाद अपना मध्य प्रदेश, जिसे कट के बना है तो एम। तो कितने राज्य हो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। क्लियर। इसके बाद भारत के उन राज्यों का नाम लिखिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भारत का नक्शा कैसे रहता है, ऐसा है ना, इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। और कर्क रेखा यहाँ से जाती है। तो पहला जो राज्य है यहाँ पे गुजरात, जी लिख देता हूँ गुजरात। फिर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा होता है तो आर हो गया, है ना। फिर मध्य प्रदेश से जाता है तो आप इसको एम लिख दो। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को भी छूता है तो छत्तीसगढ़ का सी हो गया, झारखंड का जे हो गया, पश्चिम बंगाल का पी हो गया, ठीक है। और नीचे में मिजोरम और मणिपुर है तो एम और पी। तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। 8 राज्यों से छूकर जाता है, यही पूछा है, ठीक है। अगला देखो, हिमालय से निकलने वाली सदाबहार नदियों के नाम। तो 2-3 नाम बस लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सदाबहार नदियों के नाम, तो हिमालय से एक तो आपका यमुना नदी निकलता है, गंगा नदी निकलता है ना। तो गंगा यमुना नदी का नाम आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। 2 नदी काफ़ी है। नक्शा निर्माताओं ने नक्शे के बीच में अपने ही देश क्यों रखे? अब ये तो कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, इसका उत्तर देखना ना। समोच्च रेखाएं की 3 विशेषताएं बताएं, ये भी मुझे नहीं पता है। मानव अधिकारों का हनन कैसे होता है? अब मानव अधिकारों का हनन, जैसे आपको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। देखो समझो, हमारे भारत देश में 8 घंटे काम करने का नियम लागू है ना। 8 घंटे का काम करने का नियम लागू है, तो हर एक व्यक्ति 24 घंटे में 8 घंटा काम कर सकता है। यही क्या होगा, उसकी नौकरी होगा, या जो भी कहे पगार होगा, जो भी मिलना 8 घंटे का है। लेकिन आपको जबरन 8 घंटे से अधिक अगर काम कराया जाए तो ये मानव अधिकारों का हनन माना जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हनन वाला भी मैंने बता दिया। फिर अगला देखो, जलवायु को समझाइए। मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है? तो जलवायु को समझाइए कह रहे हैं, तो जलवायु जो है, ठीक है, भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी है ना। तो पश्चिमी क्या बोलते हैं, पश्चिमी पूर्वी मानसून से भारत में मतलब पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मानसूनी है भारत की जलवायु जो है। सबसे पहले ये केरल के तट पे टकराता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश के अंदर प्रवेश करता है। फिर कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी से होते हुए अन्य राज्यों से होते हुए हिमालय की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जलवायु होता है। और मौसम और जलवायु, चलो इसको देखना, ठीक है। मैं ज़्यादा इसके बारे में तो डिटेल से नहीं बता सकता। अब अगला है, आपके जीवन में सूचना के अधिकार का महत्व बताइए। भाई सूचना का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो सूचना का अधिकार, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको क्या लगाना है, RTI, जिसे हम सूचना के अधिकार कहते हैं। आप लोगों ने RTI सुना होगा, RTI, इसी को सूचना का अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, ठीक है, मैं अक्टूबर लिख रहा हूँ, 12 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ था। ये अधिनियम उन लोगों के लिए है जो लोग किसी चीज़ की जानकारी के लिए पंचायत, जनपद, जिला या अन्य जगहों पे RTI लगा के वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लगता है कि कहीं पे आक्षेप हुआ है तो उस आक्षेप की जानकारी के लिए आप RTI लगा सकते हैं। जब आप RTI लगाओगे तो जो उनका प्रति मिलेगा आपको, उनका हर एक का आपको 2 रुपये के हिसाब से, पर पेज के हिसाब से, अगर DVD से लेते हो या पेन ड्राइव से लेते हो तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे। तो इस तरीके से आप RTI लगा सकते हो और RTI से आप उन आक्षेपों की जानकारी ले सकते हो। तो ये RTI जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। बाल संरक्षण अधिनियम आयोग के गठन का
उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य होगा, और क्या होगा भाई? इसके बारे में मुझे पता नहीं ज़्यादा, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये गैर भुगतान कार्य का भी परिवार एवं समाज के लिए महत्व। गैर भुगतान क्या होता है? गैर भुगतान मतलब जो महिलाएं जो करती, ज़्यादातर गैर भुगतान महिलाएं करती है ना, बैंकों के द्वारा नहीं, सीधा कैश कर दे दिया जाता है। तो परिवार समाज के लिए क्या महत्व है, तो ये आप लोग देखना। ठीक है, ये भी देख लेना। महिला आयोग पीड़ित महिलाओं की किस प्रकार सहायता करती है? लोकतंत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के नाम, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें होता है ग्राम पंचायत में सरपंच होता है प्रतिनिधि। ठीक है, नगर पालिका इसमें अध्यक्ष होता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री, ठीक है, सीएम लिख देता हूँ। विधान परिषद में कौन होगा भाई? अब ये देखो, इसमें एक कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है, जैसे मुखिया का नाम पूछ रहा है ना, तो मुखिया तो सीएम है, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है मेन कार्यकारिणी होता है। वैसे ही विधान परिषद, तो विधान परिषद में विधान परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, सीएम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अध्यक्षों को ले लेते हैं। लोकसभा में पीएम रहेगा, है ना, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। अब ये क्या लिया है ये आप लोग देखना। ठीक है, आपके बुक में किस तरीके से दिया है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रश्न मुझे देखना पड़ेगा। हो सकता है अध्यक्षों को ले रहा है कि मुख्यमंत्री को ले रहा है, प्रधानमंत्री को ले रहा है या राष्ट्रपति को ले रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। ठीक है, कुछ चीज़ों में क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। विधानसभा में अध्यक्षों को लेगा तो सीएम को हटा दिया जाएगा, है ना। विधान परिषद में अध्यक्ष लेगा तो फिर यहाँ भी सीएम हटा जाएगा, मतलब ये एक तार्किक है, समझो। ठीक है, देखना इसको।